हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले तो दो टर्म्स के अंदर जिसमें कंफ्यूज रहते हैं आधे से ज़्यादा लोग, उसको देखते हैं। पहला टर्म होता है एक्सक्रीशन और दूसरा टर्म होता है ईजेशन, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उन सारे सिस्टम में से हम दो सिस्टम की बात करें। वन इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वन इज़ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहले हमारी दो चीज़ों की क्या बात हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, आप इंजेस्ट करते हो, आप उसको डाइजेस्ट करते हो, फिर उसमें से क्या होता है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का, और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाया जाता है। सेल्स उसको यूज़ करती हैं, दैट इज एसिमिलेशन। और इन सब के बाद जो भी कचरा बचा, वो कचरा क्या कहलाता है आपका, या तो आप इसे प्यार से बोलते हो फीसिस, या आप इसे प्यार से बोल देते हो फीकल मैटर, या बेटा इसको अपन स्टूल्स भी बोल सकते हैं। ये जो कचरा है ये हम रोज पास आउट करते हैं, इसकी फॉर्म में देखो व्हाट्सएप स्माइली बना रखी है अपन ने। ये जो अपन निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन। ठीक है, ये हमेशा कैसी फॉर्म होती है, तुम्हें याद है यार, अगर तुम्हें लूज मोशन ना हो रहे हो तो ये सॉलिड फॉर्म होती है, और ये कलर वाइज कैसी होती है, येलोइश। कलर कैन वेरी बट यस, नॉर्मली येलोइश। दूसरी तरफ जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सुनो, न्यूट्रिएंट कर रहे हैं ना अपन, उन्हीं में से एक न्यूट्रिएंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोटीन। एक न्यूट्रिएंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन। इस प्रोटीन को जब आपकी बॉडी यूज़ करती है, उस प्रोसेस के टाइम पर एक कचरा प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट। क्या बोलेंगे उस वेस्ट को अपन, नाइट्रोजीनस वेस्ट। ये नाइट्रोजीनस वेस्ट जब तुम्हारी बॉडी निकालती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। समझ गए। अब ये तुम किस फॉर्म में निकालते हो, ये तो तुम सॉलिड फॉर्म में निकाल रहे थे ना, ये आप हमेशा किस फॉर्म में निकालते हो, लिक्विड। प्यार से आप इसे क्या बोलते हो, यूरिन। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यार से, यूरिन। तो देखो दोनों एनिमेशन दिखा रही हैं आपको, ये रहा आपका फीकल मैटर, ये रहा आपका यूरिनेशन। सो इस तरीके से इन दोनों वर्ड्स का पहला डिफरेंस अपन को क्लियर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाइट्रोजनस वेस्ट अपन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रोटीन्स के जो अपन बॉडी यूज़ कर रही है, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम प्रोडक्ट जो बॉडी में बनाते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनमें से सारे के सारे एक ही टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकालते, सब अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मैं किस फॉर्म में निकालूंगी वो कौन डिसाइड करेगा, या मेरी इच्छा है कि आज मुझे ये निकालना है, आज मुझे वो निकालना है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका हैबिटेट क्या है, समझ रहे हो। और दूसरा फैक्टर होता है वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। दो फैक्टर आ गए भाई, एक तो आपका हैबिटेट क्या है, दूसरा तुम्हारे उस पास के हैबिटेट में पानी की अवेलेबिलिटी क्या है। ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कैसा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने वाले हो। अब कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास कितने होते हैं, तीन टाइप के। देखो, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तीन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और ये जो छोटा सा टॉपिक हमारी एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पैराग्राफ में दे रखा है ना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली आपके एनिमल किंगडम से जो है वो लिंक हो जाता है। कैसे, तुम्हें पता होना चाहिए वेस्ट कौन कौन निकाल रहा है, और जब तुम्हें पता होगा तो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं तुमसे कह रही हूँ ये वेस्ट रेप्टाइल निकालते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई से भी रेप्टाइल का एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है, तो आपको ये टॉपिक लिंक करना है एनिमल किंगडम से। नाउ सी, ध्यान से देखो, तीन वेस्ट मैंने तुम्हें बताया, इन तीनों वेस्ट में से सबसे पहला वेस्ट आपका कौन सा है, अमोनिया। देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है अमोनिया कितना खतरनाक है। तो अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर अमोनिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक है तो पहली बात तो अपन लिख रहे हैं अमोनिया कैसा होता है, हद से ज़्यादा टॉक्सिक। जो चीज़ टॉक्सिक होती है
उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपन उसमें क्या मिलाते, पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। तो बेटा जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी। ठीक है, पानी का अमाउंट क्या चाहिए होता है, हद से ज़्यादा। पानी तो मैं तुम्हें ज़्यादा दे रही हूँ, सपोज करो ये बंदा पानी में सोल्यूबल ही ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सोल्यूबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए, हाई। सोल्यूबिलिटी भी हाई, पानी भी ज़्यादा, तो मस्त मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ और इसका टॉक्सिसिटी कम करते जाओ। अगर यार इतना पानी चाहिए मुझे तो इसका हैबिटेट कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे पानी की खूब सारी अबंडेंस हो। तो ये आपको बेटा कहाँ की साइड मिलते हैं, जहाँ पे पानी हो, और पानी आते ही आपको क्या मिल जाएगा, पानी वाला हैबिटेट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट बात जो तुम्हें याद रखनी है, पानी वाले ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल तुम्हें पता है कैसे याद रहेगा, परी, वो नहीं होती यार, अपन बोलते हैं परियाँ, है ना, वो उसमें फेरी टेल्स में परियाँ होती थी। परी से तुम्हें चारों एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। कैसे, सबसे पहला आता है पाइसेस, मछलियाँ। तुम्हें पता है ना यार, मछली जल की रानी है, तो पानी की अवेलेबिलिटी उसको खूब सारी। अब वैसे मछलियाँ दो टाइप की होती हैं, बोनी फिशेस भी होती हैं और कार्टिलिजिनस फिशेस भी होती हैं, ऑस्टियोइक्टस एंड कॉन्ड्रिएक्टस। मछलियों में यार बेटा तुम्हारे दिमाग में ना कॉमनली कार्टिलेज वाली मछली नहीं आती, तुम्हारे दिमाग में कॉमनली आती है बोनी फिशेस। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, बोनी फिशेस की। तो आपकी बोनी फिशेस, मछलियाँ बोनी फिशेस। ए से क्या आता है, एम्फीबियंस। तुम्हें याद है ना एम्फीबियंस कौन होते हैं, आसपास पानी के ही रहते हैं। बट बेटा पानी के एम्फीबियंस है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट याद रखना, एम्फीबियंस कौन से, एक्वेटिक एम्फीबियंस। आर से क्या आता है, रेप्टाइल्स, पर कौन से रेप्टाइल, एक्वेटिक रेप्टाइल। आई से क्या आता है, इंसेक्ट्स, पर कौन से इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट। ईजी है। दोबारा, अमोनिया, अमोनिया को पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो क्या है, बहुत टॉक्सिक है। पानी ज़्यादा होने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। हैबिटेट क्या होगा, पानी वाला। एग्जाम्पल परी। क्या याद करोगे, पाइसेस, पाइसेस में आप किसकी बात करो, बोनी फिशेस। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट, खत्म। अब इस मेथड को, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो अमोनिया निकालते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। इस मेथड को आप क्या बोलोगे, अमोनोटैलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालेगा उसको तुम क्या बोलोगे, अमोनोटैलिक। क्या तुम्हें ये सारी बातें क्लियर है? चलें नेक्स्ट मोड पे आ जाओ ना। अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है यूरिया, और यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। अब देखो, जिसके पास कंपैरेटिवली पानी अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म से कम हो, यार जैसे मैं हूँ, मेरे आसपास तो इतना पानी नहीं है, पानी है पर इतना भी पानी नहीं है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, यूरिया निकालना। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म यूरिया निकालते हैं ना, उनके फीचर्स सुनो। अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया क्या होगा, मॉडरेटली टॉक्सिक। बेटा इसकी सल्यूबिलिटी भी कैसी होगी, मॉडरेटली सल्यूबल। पानी की अवेलेबिलिटी भी कैसी होगी, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। एग्जाम्पल क्या याद करोगे, मैम, अपनी मैम होती है ना क्लास में, मैम। एम से सबसे पहले कौन आएंगे, मैमल्स, यानी कि अपन मैमल्स है ना, अपन क्या निकालते हैं, यूरिया। ए से कौन आएंगे, एम्फीबियंस। अभी तुम कहोगे अभी तो अपन ने एम्फीबियंस वहाँ पटके थे, भाई अपन ने वहाँ पे एक्वेटिक एम्फीबियन बोला था, यहाँ पे हम सिर्फ एम्फीबियन बोल रहे हैं। तो जब मैं सिर्फ एम्फीबियन बोल रही हूँ, यहाँ पे लैंड के एम्फीबियन आएंगे। ठीक है, तीसरा आ जाओ एम से, मरीन फिशेस। अब देखो ये है ट्विस्ट कहानी में, ध्यान से सुनना। अभी मैंने तुम्हें बोला पाइसेस, वहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखाया था बोनी फिशेस। ठीक, यहाँ भी आप लिख रहे हो मरीन फिशेस, और ये मरीन फिशेस जो होती है ना, ये यूरिया निकालती। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया में क्या दिक्कत आ रही है इनको, भाई ये क्यों अमोनिया नहीं निकाल रही है, यूरिया क्यों निकाल रही है। ठीक, इसका क्वेश्चन का आंसर अभी अपन 1 मिनट में देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आप देखो, जो मेथड था वो क्या था, अमोनोटैलिज्म उधर, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, यूरियोटैलिज्म। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या था, अमोनोटैलिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये वाली बात भी क्लियर होगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने तुमसे बोला कि
कि यार ऐसी क्या दिक्कत है, मतलब क्यों यूरिया का कष्ट पाया, वो देखते हैं अपन। तो देखो बच्चों, इमेजिन करो ये कहीं का मरीन हैबिटेट है। इमेजिन करो पानी 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 पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। तो खूब सारा पानी, सॉल्टी पानी। मरीन वाटर क्या होता है? सॉल्टी पानी होता है। इसमें बनाते हैं अपन एक प्यारी मछली, जल की रानी। ठीक, कोई सी भी इमेजिन कर लो तुम, ये कोई सी मरीन फिश है। ठीक है, अब बेटा मरीन फिश का दिक्कत क्या होता है, सुनना। तुम्हें पता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? शिकंजी याद करो। शिकंजी क्या होती है? आपने शक्कर वक्कर ली और पानी में मिला दी। तो जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा क्या होता है? सॉलिड होता है। अभी मरीन हैबिटेट की बात कर रहे हो ना, तो सॉल्ट ले आओ। सॉल्वेंट क्या होता है? पानी होता है। ठीक, तो जैसे बेटा पानी के अंदर नमक घोलते हैं ना अपन, वैसे ही तुम इमेजिन करो। तो ये मछली ऐसे पानी में रह रही है, नमकीन पानी में, है ना। अब नमकीन पानी में आपको पता है बाहर पानी भी है और बाहर सॉल्ट भी है। बाहर पानी भी है, बाहर सॉल्ट भी है। सिमिलरली मछली की बॉडी में भी आ जाओ। मछली की बॉडी में भी पानी भी है और सॉल्ट भी है। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, बिल्कुल दिमाग लगाओ भाई। मरीन हैबिटेट में सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं कह सकती हूँ कि बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। कंपैरेटिवली मछली के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम। ऑस्मोसिस का फंडा लगा लो भाई, ये पानी बाहर जाने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली बात है ना, तुम्हें याद आ रहा ना, पानी तो दीवाना है सॉल्यूट्स का। जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट वहाँ ज़्यादा पानी। यहाँ तक की बात क्लियर? अब सपोज करो अगर ये फिशेस जो कि मरीन हैबिटेट में रह रही हैं, ये अगर सपोज करो यूरिया की जगह अमोनिया बनाती। ये सपोज करो इन्होंने क्या बनाया? कचरा, अमोनिया। अभी तुमने बोला कि यार अमोनिया ना पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो बेटा पानी से मिल मिल के अमोनिया सारा बाहर निकल जाता। और अगर सारा अमोनिया बाहर निकल जाता तो ये बेचारी जो मछली तुम्हें फूली फुग्गी दिख रही है ना, ये ऐसी पिचक के यूं 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 करके बेचारी मर जाती। सोचो कितना बुरा होता है इसके साथ। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने कहा यार ये अमोनिया बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, अमोनिया को हटाओ, यूरिया बनाओ। अमोनिया को हटाओ, यूरिया बनाओ। यूरिया कंपैरेटिवली पानी के अंदर कम सोल्यूबल होगा, तो जितना पानी में सोल्यूबल होकर बाहर अमोनिया निकलेगा, उसके कंपैरिजन में यूरिया कम निकलेगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यूरिया को मैं कंपैरेटिवली बॉडी में स्टोर रख सकती हूँ। अगर बेटा मैं यूरिया को बॉडी में स्टोर कर पाई तो बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पर कंपैरेटिवली मैंने अंदर भी यूरिया कर रखा है, तो जितना पानी अट्रैक्ट बाहर के सॉल्ट में होगा, मैंने उस पानी को अट्रैक्शन के लिए यूरिया दे रखा है। मैं पानी से कहूँगी बेटा बाहर सॉल्ट है, अंदर यूरिया रह लेना, तेरे को तो सॉल्यूट चाहिए ना, मैं हूँ ना। तो इस चक्कर में वो यूरिया अंदर रहने से पानी उतना बाहर नहीं जाएगा जितना पहले जा रहा था अगर अमोनिया होता तो टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि आप यूरिया को रिटेन कर सकते हो, अंदर बॉडी में रख सकते हो। इन मरीन फिशेज ने कहा हमें नहीं चाहिए अमोनिया, हमें यूरिया दो। इज दिस पॉइंट क्लियर? चल, तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए आप यूरिया स्टोर कर सकते हो, इसलिए इन्होंने ये ऑप्शन लिया। तीसरे आते हैं अपन। तीसरे कौन थे अपने? अब तो आसान है, अब तो कुछ भी नहीं है, आ जाओ। अब तीसरा एक्सक्रीटरी वेस्ट अपना क्या है? यूरिक एसिड, जो सबसे कम टॉक्सिक है। बेटा सबसे कम टॉक्सिक कौन बनाएगा? जिस बेचारे के पास पानी ही नहीं है। सोचो, पानी ही नहीं है तो यार सबसे कम टॉक्सिक बनाना पड़ेगा, तो यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट चीज़, ये पानी में इनसोल्यूबल होता है, ज़्यादा पानी इसको पसंद भी नहीं है, कहता है अरे भग रहे हट, इनसोल्यूबल होता है पानी में। इसके एग्जाम्पल तुम कैसे याद रखोगे? अब तो देखो आसान है, तुम फिशेस की बात कर चुके, तुम एम्फीबियंस की बात कर चुके, पर तुमने अभी तक रेप्टाइल्स की कोई बात नहीं की। तो भाई रेप्टाइल्स क्या निकालेंगे? यूरिक एसिड। तुमने बर्ड्स की कोई बात नहीं की, ये भी क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। नेक्स्ट चीज़ आप ध्यान से सुनो, हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लैंड स्नेल्स, वो सुस्त से लैंड स्नेल्स, वो भी इधर ही आते हैं, और भाई लैंड इंसेक्ट भी इसी में ही आते हैं। तो तुम्हें एग्जाम्पल याद करने का कितना आसान तरीका है, अमोनिया परी, यूरिया मैम, यूरिक एसिड में सारे बचे हुए ऐसे याद रह जाते हैं मुझे तो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, लैंड इंसेक्ट।
यूरिक एसिड निकालने वाला ऑर्गेनिज्म अब क्या होने वाला है, अब तो तुम्हें पता ही है। यूरिक एसिड निकालने वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, यूरिकोटैलिक, ठीक है। और मेथड क्या हो जाएगा, यूरिकोटालिज्म। हो गया ये वाली बात क्लियर। तुम देखो ये तुम्हारे बगल में एक प्यारा सा डायग्राम बन रहा है, तुम्हारे ऊपर भी कभी ना कभी तो कौवे ने ऐसा माल पटका ही होगा। ये देखो भाई, ये जो माल पटकता है ना, कभी अगली बार गिरे तो ध्यान से तुम उसे एनालाइज करना। जो वाइट वाइट पार्ट आके गिरता है ना, वो तो यूरिक एसिड होता है। उसमें अगर कुछ काला काला तुम्हें दिखे तो वो उसका फूड रेसिड्यू होता है। तो तुम्हारे ऊपर मिक्सचर गिरता है, एक तरीके से तुम कहो तो सूसू पॉटी का मिक्सचर गिर जाता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट अपन को क्लियर है। आ जाओ अपन इसी पॉइंट को फटाफट अपन एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी हमारी क्या कह रही है, एनिमल्स अक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन। खूब सारे आयन्स होते हैं। इनको हम अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से बनाते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। इन सब के थ्रू वेस्ट जनरेट होता है और इस वेस्ट को बेटा या तो मुझे सारा का सारा या उसका कुछ पार्ट निकालना पड़ेगा। तो उसी को आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये आपके 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनको तुम्हें निकालना ज़रूरी है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको बहुत सारा पानी चाहिए, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक चाहिए। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे कम। नेक्स्ट आओ, जो अमोनिया निकाल रहे हैं अमोनोटालिज्म। कौन निकाल रहे हैं, बोनी फिशेस। कैसे याद करोगे, परी, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट, और तुम्हें ये सारे याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। निकालने वाला कौन होगा, अमोनोटैलिक। अमोनिया कैसा होता है, पानी में रेडिली सोल्यूबल। कैसे, अब देखो जो रेडिली सोल्यूबल है बेटा पानी के साथ ही बह के निकल जाएगा, तो किडनी को ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता। किडनी ऐसे ज़्यादा कुछ काम करती ही नहीं है। किडनी की जगह ये भाई साहब ना यूँ बॉडी सर्फेसिस से निकल जाते हैं। देखो एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसिस, या फिर गिल्स के थ्रू निकल जाते हैं। किडनी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। किडनी को कहते हैं भाई तू आराम कर। और किस फॉर्म में निकलते हैं, अमोनियम आयन की फॉर्म में। इससे लेसर टॉक्सिक जो है मटेरियल वो क्या है तुम्हारे पास, सबसे कम तो यूरिक एसिड। क्यों है, पानी की हद से ज़्यादा कमी है। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस, ये यूरिया निकालती हैं, यूरिकोटैलिक कहलाएंगी। और मेथड क्या कहलाएगा, यूरिकोटालिज्म। अमोनिया को, अब नेक्स्ट बात जो ध्यान से तुम्हें समझनी, आ जाओ नेक्स्ट बात तुम ध्यान से समझो बेटा। जैसे अपन है, मैं यूरिया निकालती हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा लिवर है, तुम्हें पता है लिवर बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। दिस इज़ योर लिवर। लिवर के अंदर प्रोटीन का छोटा यूनिट बनाओ। प्रोटीन का छोटा यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड। कैसा होता है, COOH, इधर की साइड डालो NH2, इधर की साइड डालो H, और इधर की साइड डालो R। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज़ माई 1 अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड में से सबसे पहले तो बेटा मैं ये NH2 निकालूंगी। अमोनिया बनाने के लिए सबसे पहले तो NH2 निकलेगा। डीएमिनेशन हो गया, ठीक। सबसे पहले तो इस पूरे में से मैंने NH2 निकाल दिया, ठीक। अब क्या करूँगी मैं, इस पूरे को तो मैं वापस से कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती हूँ, समझ रहे हो। ये जो पूरा रिमेनिंग पार्ट बचा ना, इनफैक्ट इससे चाहूँ तो मैं ग्लूकोज तक बना सकती हूँ। आई होप सब बच्चों को पता होगा कि हमारी बॉडी ग्लूकोज बना सकती है फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। इसको मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ कर सकती हूँ। ये आया मेरे पास अमोनिया, ठीक। इस अमोनिया को मेरे ही लिवर में सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगी यूरिया में, यानी कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है हमारे लिवर में। और इसके लिए एक पूरी साइकिल चलाई जाती है। उस साइकिल को बेटा हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल भी बोल सकते हो। तो इस ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू तुम ये जो अमोनिया तुमने बनाया ना, इसको यूरिया में पूरा का पूरा कन्वर्ट करते हो, ठीक। अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन यहाँ से ये और बनता है। तुम्हें पता है कि जो भी ऑर्गन है वो आर्टरी रिसीव करता है और वेन जाती है। तो बेटा इसके अंदर जो आर्टरी घुसेगी, जो मेरी लिवर में आर्टरी घुसेगी, उसको मैं क्या बोलूँगी, हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। और जो वेन मेरी इधर लिवर से निकलेगी वो क्या कहलाएगी, हिपैटिक वेन। मेरी बॉडी में अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में लिवर में हो रहा है। क्वेश्चन आ जाता है भैया सबसे ज़्यादा यूरिया इनमें से किस में होगा। अगर मैंने यूरिया यहाँ पे बनाया है, यूरिया बनाया तो लिवर में, पर बेटा मुझे इसको भेजना कहाँ पे पड़ेगा, किडनी में, क्योंकि इसका रिमूवल कौन कर सकता है, किडनी।
तो मुझे यहाँ से लिवर से बाहर भेजना पड़ेगा। तो हिपैटिक वेन वो है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक। आ जाओ, नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ रहे थे वो ये थी, ध्यान से देखो। अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया, बता दिया मैंने तुम्हें, रिलीज इन ब्लड, ठीक है। उसके बाद वो फिल्टर करके एक्सक्रीट कर देता है किडनी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो तुमने ध्यान से सुनना है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, इसको आप किडनी में रख भी सकते हो, और ऑर्गेनिजम्स इससे अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। ये एग्जांपल मैंने तुम्हें अभी बताया, मरीन फिशेस तो ऐसा करके जिंदा रहती हैं। आ जाओ, यूरिक एसिड वाले ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट, क्या करते हैं ये, यूरिक एसिड निकालते हैं। कैसी फॉर्म में निकालते हैं, पेस्ट या पैलेट फॉर्म में। क्यों भाई, पानी ही नहीं है इनके पास, सबसे कम पानी लॉस करते हैं। ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक, मोड यूरिकोटैलिज्म। खत्म, पहला टॉपिक खत्म। ये टॉपिक तुम्हें लगने में बहुत आसान लग रहा होगा, बट इसके एग्जाम्पल बहुत चक्कर देते हैं। तो तुम पहले मेन याद करना और उसके बाद उसको एनिमल किंगडम से लिंक ज़रूर करना। चलो अब अपन शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आ जाओ, अब यार हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम शुरू करते हैं। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले तो तुम्हारे पास है क्या क्या। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है किडनी। किडनी कितना होता है, पेयर में होता है, तो एक हमारे पास पेयर ऑफ किडनी होता है। पेयर ऑफ किडनी से ऐसे ना ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे पाइप के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो ये भी तुम्हारे पास कैसे होते हैं, पेयर के अंदर। फिर आप इनको ओपन करते हो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप क्या बोलते हो, यूरिनरी ब्लैडर। कितना दिख रहा है तुमको, एक। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और कितना है हमारे पास, 1। और फाइनली निकालोगे ना इसको, तो निकालने के लिए ऐसी छोटी सी ओपनिंग है। छोटी सी तो फीमेल में होती है, लंबा मेल में होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो लास्ट चीज़ तुम्हारे पास क्या है, यूरेथ्रा, वो है 1। किडनी पेयर में, यूरेटर पेयर में, ब्लैडर एक है, यूरेथ्रा एक है, ठीक है। अब किडनी की पोजीशन क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को देखो। बॉडी का ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है जहाँ पे आपकी बैक होती है, इसको आप क्या बोलते हो, डॉर्जल। तो पहली चीज़, किडनी वेंट्रली लोकेटेड है कि डॉर्जली, आपको याद रखना किडनी आपकी हमेशा कहाँ होती है, पीछे की तरफ। अब तुम्हें पता है ये पूरा लाइन से अपना वर्टिबल कॉलम रन कर रहा होता है। वर्टिबल कॉलम आपका जब रन कर रहा होता है, तो वर्टिबल कॉलम को थोड़ा सा रिकॉल करो, आपने पढ़ रखा होगा। वर्टिबल कॉलम में छोटी छोटी सी वर्टिब्रे होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो जुड़ के आपका पूरा एक बैकबोन बनाती हैं। वो कैसे याद रखते हैं अपन, CTL SC। कितनी होती है टोटल, जो है टोटल आपकी 26 हैं, और वो कैसे याद रहते हैं, CTL SC, सर्वाइकल थोरैसिक ल्यूम्बर सैक्रम कोकिक्स, ठीक है। अब बेटा ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी NCERT ने हमारी पोजीशन बता रखी है। किसकी पोजीशन बता रखी है, किडनी की। NCERT की लाइन है कि जब आप अपने पीछे की तरफ जाओगे तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड ल्यूम्बर बोन के लोकेशन में आपकी जो किडनी है, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होती है, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड ल्यूम्बर। अरे बड़ा ही गंदा लिखा, थर्ड ल्यूम्बर। क्लियर है, सर्वाइकल थोरैसिक ल्यूम्बर सैक्रम कोकिक्स। नंबर भी याद कर लो तुम तो यार, 7, 12, 5, 5, 4। तो वो जो आपकी 12 थोरैसिक चल रही होंगी ना, उसमें से लास्ट आ जाओ, और थर्ड ल्यूम्बर, 5 ल्यूम्बर में से थर्ड ल्यूम्बर तक का जो रीजन आएगा, अराउंड आप मान सकते हो कि आपका ये वाला जो थोड़ा नीचे की तरफ आपका जो रीजन जा रहा है ना, वहाँ पे आपका जो किडनी है उसका पेयर लोकेटेड है, ठीक। पहली पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट चीज बेटा, किडनी के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो किडनी है, इसको आप जब भी देखते हो हमेशा क्या बोलते हो, बीन शेप। तो आओ भैया, किडनी के बारे में अपन ये देखते हैं कि किडनी का पूरा डिटेल क्या होता है। किडनी पेयर में है, बीन शेप यानी कि राजमा के जैसे शेप की होती है, रेडिश ब्राउन। देखो जैसा राजमा दिखता है ना, रेडिश ब्राउन, वैसा सही आपका किडनी भी होता है। किडनी जो होती है, किडनी पीछे की साइड हो, किडनी के ऊपर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। याद करो, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। विच ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। नाउ किडनी के लिए एक स्पेशल वर्ड आपको मॉड्यूल वगैरह में मिल जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल। इसका क्या मतलब है, सुनो भाई, देखो तुम्हारी किडनी है, ठीक।
किडनी जो है वो तुम ऐसे देखो, ये मैं खड़ी हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी पूरी बॉडी है, ठीक। किडनी कहीं ना कहीं ऐसे लोकेटेड होगी। पहली बात तुम याद करो, तुम सीलोमेट हो, याद आ रहा है तुम्हारे अंदर सीलोमिक कैविटी है, तो वी आर सीलोमेट। हमारा ये जो पूरा अंदर का एरिया है ये डिवाइडेड है कैविटी में, याद आ रहा है आपका डायफ्राम इस कैविटी को डिवाइड करता है, ऊपर वाली थोरैसिक कैविटी, नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। इसको लाइनिंग करती है एक स्पेशल लेयर, क्या बोलते हो तुम इसे, पेरिटोनियम। तो बेटा पेरिटोनियम एक आपकी यूं लाइनिंग करती है बाहर से, थोड़ा मोटा बना लेते हैं, ऐसे बाहर से लाइनिंग कर रही होती है पेरिटोनियम, और एक पेरिटोनियम की लाइनिंग ऐसे अंदर का कवरिंग कर रही होती है, ठीक है। मतलब जैसे इसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं, रुको रुको रुको, थोड़ा सा बॉडी वाला पार्ट इसको और अपन थोड़ा सा जूम करते हैं, रुको। लेट्स सपोज दिस इज द वन, ये रहा मेरा पूरा का पूरा सीलोम, ठीक। डायफ्राम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ मेरी बाहर की बॉडी चल रही है, ठीक। तो यहाँ पे पेरिटोनियम की इधर की साइड ये लाइनिंग कर रही है आउटर रीजन में, और यहीं पेरिटोनियम की ये जो इंटरनल पार्ट है उसको एक लाइनिंग कवर कर रही है। आई होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। तो जो अंदर वाली है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो बाहर वाली है उसको आप क्या बोलोगे, पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर किडनी ने काम बिगाड़ दिया। किडनी क्या करती हैं, किडनी कहीं बीच में पड़ी होती है। सुनना, देखो बॉडी का ये वाला पार्ट नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, ठीक है। इमेजिन करो ये तुम्हारी किडनी पड़ी हुई है, ये रही अपनी किडनी, दीज आर माई किडनीज, ठीक है। कायदे से ऐसा होना चाहिए था कि यूं चल रहा हो और किडनी अंदर आ रही हो, पर बेटा ऐसा नहीं होता। होता क्या है, ये जो पेराइटल पेरिटोनियम है ना, ये इसके ऐसे यूं आगे की तरफ कवर करती हुई इसको पीछे कर देती है। दोबारा, पेराइटल पेरिटोनियम सीधे चलने की जगह किडनी के ऊपर से होते हुए कवरिंग कर देती है, तो किडनी आपकी पेराइटल पेरिटोनियम के पीछे हो गई। रेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे। तुम्हें याद आ रहा ना, रेट्रो वर्ड हम हमेशा रेट्रो म्यूजिक, पुराना म्यूजिक है ना, ऐसे यूज करते हैं। सो पीछे, पुराना, तो आपकी किडनी पीछे चली गई, किसके, पेराइटल पेरिटोनियम के, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, रेट्रल पेरिटोनियम, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, किसके पीछे, पेराइटल पेरिटोनियम। क्लियर, ये वाला वर्ड भी क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे, डायमेंशंस। डायमेंशंस हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो अपन पता करते हैं। देखो डायमेंशन तुम कैसे याद रखोगे, कितना आसान है। ये रही तुम्हारी किडनी, लेंथ वाइज वो है 10 से 12, ऐसे चौड़ाई नापोगे तो 5 to 7, और अगर थिकनेस नापोगे तो 2 से 3। कितना आसान है याद करना, मतलब 2 3 5 7 10 12 हो गया। मोटाई 2 3, ऐसे देखो तो आप कितना हो जाएगा 5 7, और लंबाई देखो तो 10 12 सेंटीमीटर। डायमेंशंस याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम हमारी किडनी का वेट होता है। अब आओ किडनी के स्ट्रक्चर पे, पहले हम बनाएंगे फिर एनसीईआरटी का देखेंगे। देखो भाई, किडनी को अगर मैं बनाना शुरू करूं तो मुझे कैसे बनाना है, बीन शेप्ड किडनी बनानी है। ये लो जी, थोड़ा सा है ना, क्या होता है, लेफ्ट वाली जो किडनी होती है आपकी, जैसे ये मेरा हाथ तुम ऐसे देखो, ये लेफ्ट है ये राइट है, हल्की सी लेफ्ट वाली ऊंची होती है राइट वाली के कंपैरिजन में। तो थोड़ा याद रखना यार कि तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमेशा लेफ्ट वाली हल्की सी ऊंची मिलेगी और राइट वाली स्लाइटली थोड़ी सी नीचे मिलेगी, ठीक है। मज़ेदार फैक्ट है, याद रखना है। किडनी की सबसे बाहर की कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग ऐसे एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं रीनल फेसिया। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज रीनल फेसिया। एनसीईआरटी पे नहीं दे रखी। रीनल फेसिया के जस्ट नीचे, अब यार तुम ऐसे इमेजिन करो, तुम चल रहे हो, तुम्हारे कभी गलती से लग जाए तो क्या किडनी डैमेज हो जाती है क्या, नहीं ना। तो किडनी के ऊपर एक मोटी सी लेयर लगा दो, यानी कि मेरे को एडिपोज टिश्यू की कुछ लेयर लगानी पड़ेगी। तो इसे किडनी के आसपास पूरी एक मस्त लेयर होती है। ये लेयर होती है किसकी, एडिपोज की। इसको मैं क्या बोलती हूँ, एडिपोज कैप्सूल, ठीक। और फाइनली आ जाते हैं एनसीईआरटी की लेबलिंग पे, जो एनसीईआरटी मार्क करिए। एनसीईआरटी बोलती है अंदर ही अंदर का होता है रीनल कैप्सूल। तो अगर आप कायदे से कवरिंग देखो ना, सबसे बाहर होती है रीनल फेसिया, बीच में होता है एडिपोज टिश्यू का खूब सारा मास जिसको आप एडिपोज कैप्सूल बोल देते हो, और अंदर ही अंदर वाली रीनल कैप्सूल, जहाँ एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट कर रही है, ठीक।
अब बेटा इस जो किडनी वाला रीजन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो इसको तुम्हें याद है, जब भी कहीं 2 पार्ट आ रहे हैं फिक्स है। ये मैंने अगर डिवाइड किया, ये लो जी, ये मैंने डिवाइड किया, सो दिस पोर्शन विल बी माई कॉर्टेक्स एंड दिस पोर्शन विल बी माई मेड्यूला। 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया। अब किटी कहती है नहीं यार, मेरे को खाली कॉर्टेक्स मेड्यूला नहीं चलता, मेरे को थोड़ा स्टाइलिश मेड्यूला चाहिए, स्टाइलिश मेड्यूला। तो ये जो मेड्यूला है ना, खाली ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें, मेड्यूला ऐसा मस्त डिवाइडेड रहता है। देखो कैसे, ऐसे यू पिरामिड्स की फॉर्म में, लाइक दिस, ऐसे छोटे 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 से पिरामिड बना लेता है। तो बेटा बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स है और मेड्यूला ने खाली रीजन बनाने की जगह से पिरामिड्स बना लिए। इन्हीं पिरामिड्स को हम प्यार से बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है। अब यार मेड्यूलरी पिरामिड के बाहर का रीजन कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स कहता है यार मेरे को भी मज़े करने दो, मेरे को भी इन पिरामिड्स के बीच में से जाना है। तो तुम इमेजिन करो, देखो थोड़ा इस हाईलाइटर से समझना, ये वाला पूरा पोर्शन तुम क्या कह रहे हो, दिस पोर्शन एज, अरे रुको रुको, इससे नहीं, इसी से करते हैं, वापस आते हैं। इस वाले पूरे पोर्शन को मैं क्या बोल रही हूँ, कॉर्टेक्स। ठीक है। कॉर्टेक्स का ही ये रीजन इसके बीच में भी जाएगा। क्या तुम समझो मेरी बात? ये वाला पूरा बीच का रीजन भी तो कॉर्टेक्स का ही रीजन है ना, बीच बीच में कॉर्टेक्स जाएगा। तो इसका हमने और ट्रेंडी नाम रख दिया, हमने कहा यार कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स नहीं बोलेंगे इसको, अपन इसको कॉर्टेक्स बोलने की जगह एक और मस्त नाम देंगे रे। आ जाओ, क्या नाम देंगे, देखो, कॉलम ऑफ बर्टनी। ने पता नहीं ऐसे कोई राजा महाराजाओं का नाम लग रहा है, कॉलम ऑफ बर्टनी, कुछ भी नहीं है यार। कॉर्टेक्स ये पूरा रीजन है, बीच बीच में इसमें डिप कर रहा है, उस डिप वाले पार्ट को तुमने क्या बोल दिया, कॉलम ऑफ बर्टनी। यहाँ तक की बात ले। अब यार मेड्यूला जो है ना, मेड्यूला, मेड्यूलरी पिरामिड्स, इनके अंदर अपने नेफ्रॉन्स मिलेंगे तुम्हें अभी, आधा आधा पार्ट है ना। तो यहाँ से मैं नेफ्रॉन्स से कलेक्ट करूँगी यूरिन। तो क्या करना है तुम्हें, छोटे छोटे से पाइप निकालने हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे से यूँ पाइप निकाल दो, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं तुम्हें, छोटे छोटे पाइप। ये जो छोटे छोटे पाइप हैं, छोटा छोटा बोल रही हूँ ना मैं, तो इन छोटे पाइप्स को तुम क्या बोलोगे, माइनर कैलिक्स। भाई मतलब पाइप बोलने की जगह कैलिक्स नाम रख दिया, माइनर कैलिक्स। ठीक। अब यार सारे छोटे छोटे पाइप ऐसे ओपन करेंगे अलग अलग तो दिक्कत होएगी ना। तो अपन ने क्या किया, सारे पाइप्स को ऐसे जोड़ दिया, ऐसे कुछ 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 पाइप को, जैसे ये, फिर यूँ ऐसे देखो, ये वाला पाइप जुड़ गया, ये वाला पाइप जुड़ गया, ये वाला पाइप जुड़ गया, ऐसे ऐसे लाइक दिस। तो ये सारे ऐसे ओपन हो गए, समझ रहे हो? दोबारा देखो, दोबारा देखो ये वाली चीज़, ये ऐसे जुड़ गए, ये मेन पाइप बन गया एक पूरा, फिर ये ऐसे जुड़ गए, ये मेरा मेन पाइप बन गया। तो ये जो बनाना, इसको मैं बोल दूंगी मेजर कैलिक्स। दिस विल बी योर मेजर कैलिक्स। और फाइनली ये जहाँ जाके ओपन हो जाएगा इस रीजन में, दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है, रीनल पेल्विस जो पार्ट है, अब ये फाइनली बाहर की तरफ खुलने वाला है। तो बेटा जो बाहर का पॉइंट ओपनिंग का फॉर्म होता है ना, तो मैं पता है यार ब्लड किडनी तक भी आना है। तो ब्लड जब आएगा तो रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा। रीनल वर्ड हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, किडनी के लिए। गंदा वाला ब्लड किसके थ्रू जाएगा, रीनल वेन के थ्रू। तो यहाँ से तुम निकाल दोगे रीनल वेन, लो जी इसी पॉइंट से आप निकाल दोगे रीनल वेन। और बेटा इसी पॉइंट से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यूरेटर्स निकालने पड़ेंगे। तो लो जी एक और पाइप निकाल दो इसी पॉइंट से, यहीं कहीं से निकलेगा आपका यूरेटर। तो ये एक पॉइंट हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर एक ओपनिंग हो गई ना। दिस ओपनिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर है? आ जाओ एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं एक बार फटाफट अपन। देखो क्या, देखो सारा मार्क हो रहा है। पहला पार्ट ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है रीनल कैप्सूल, अंदर वाला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इधर डीप कर रहा है, क्या बोल रहे हैं अपन इसको, कॉलम ऑफ बर्टनी है, रीनल कॉलम। ये वाला पार्ट मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड दिख रहा है तुमको, ये वाला ऐसे कैलिक्स में ओपन हो रहे हैं। तो जो छोटा कैलिक्स है वो माइनर कैलिक्स, और जो ऐसे जुड़ के तुम्हें दिख रहा है बड़ा वाला कैलिक्स लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका मेजर कैलिक्स। किस में ओपन हुआ, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस फाइनली एक ओपनिंग में ओपन होगी जिससे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम से ही रीनल आर्टरी आएगी, रीनल वेन जाएगी और यूरेटर निकलेगी। विद दिस आपका किडनी का स्ट्रक्चर खत्म। सो आज के लेक्चर में अपन इसको यहीं तक ही पढ़ेंगे।
इसके बाद के लेक्चर में हम किडनी के डेप्थ में जाएंगे। किडनी के डेप्थ में हम नेफ्रॉन सीखेंगे, यूरिन बनाना सीखेंगे, यूरिन बनाने की मैकेनिज्म सीखेंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक करिए एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।